सबको प्रणाम। चले जी, सीए फाउंडेशन की रिफ्रेशर बैच में स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पहले सीए इंटर में हुआ करते थे, और उनमें से आज हमने उठाया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। छोटा सा है, एजेंसी भी स्टार्ट कर देंगे आज ही हम, प्लेज और एजेंसी। ठीक है जी। प्लेज इज ए काइंड ऑफ बिलमेंट। देखो, अच्छा, ऑनलाइन सब बच्चों को प्रणाम। ऑनलाइन जो बच्चे रोज रहते हैं उन सबको मेरा प्रणाम, ऑफलाइन सब बच्चों को प्रणाम। चलिए भाई शुरू करें। चलो फिर, प्लेज, प्लेज को हिंदी में बोलते हैं गिरवी, और इसे इंग्लिश में पॉन भी बोलते हैं, PAWN, पॉन। और प्लेज तो बोलती हैं, ज्यादा अच्छा क्या लगता है सुनने में? प्लेज, है ना। वैसे प्लेजर प्लेज ही बोलेंगे और पॉनर पॉनी बोलेंगे, बात एक ही है। देखो, अंतर यह है कि प्लेज और बिलमेंट दोनों में ओनरशिप नहीं जाती, सिर्फ पोजीशन जाता है, और वो पोजीशन भी बाद में लौट के आ जाता है। प्लेज भी सिर्फ गुड्स का ही होता है, और गुड्स की डेफिनेशन वही है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पड़ी है। तो अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है, ठीक है, अंतर यह है कि प्लेज, बेलमेंट और प्लेज में कोई अंतर नहीं है ऐसे तो, एवरी प्लेज इज बेलमेंट। पर जो मेन अंतर है वो ये है कि प्लेज में सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या? सिक्योरिटी। जब मैंने अपनी मम्मी को मोबाइल दिया सिक्योरिटी के तौर पे, गिरवी रखा कि मैं रैंक लाऊंगा, और रैंक न लाऊं तो आप मोबाइल, जब तक रैंक न लाऊं तब तक मत देना, तो क्या गुड्स को मैंने एक प्रॉमिस परफॉर्म के लिए, सिक्योरिटी के लिए दिया है? तो परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस क्या है? रैंक लाऊंगा, परफॉर्मेंस करूंगा इस प्रॉमिस का, और इस प्रॉमिस को परफॉर्म करूंगा, इसके सिक्योरिटी के तौर पे मैंने मोबाइल क्या रख दिया है? गिरवी। ये क्या हो गया? प्लेज। ठीक। अब वो प्रॉमिस नॉर्मल भी हो सकता है, और वो प्रॉमिस लोन चुकाने का भी हो सकता है। चलो ये तो एक मजाक की बात है, मम्मी को दिया है तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, लेकिन किसी को भी दे सकते हो आप। मान लीजिए कि मैंने अपनी सोने की चेन गिरवी रखी है रामलाल के पास, और उसको प्रॉमिस किया है कि मैं आपका जो फर्नीचर है वो 10 तारीख के पहले पहले बना के दे दूंगा। उसने कहा कि फर्नीचर टाइम से नहीं बनाया तो ये चेन जो है मैं रख लूंगा। तो अब बताओ, क्या ये भी तो बिलमेंट, ये भी तो प्लेज हो सकता है? गिरवी जरूरी थोड़ी कि लोन लिया हो तो ही गिरवी रखोगे आप, बिना लोन के भी गिरवी रख सकते हो, और लोन लेके गिरवी तो रखते ही हैं। मनप्पुरम गोल्ड लोन, IIFL गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, और दुनिया भर के गोल्ड लोन देते हैं। साहूकार, सराफा व्यापारी गोल्ड लोन देते हैं। गोल्ड जनरली चलता है, वैसे भी गुड्स के केस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरवी क्या रखा जाता है? लोन, गोल्ड, और गोल्ड लेके लोन लिया जाता है। इसके अलावा आप चाहो तो टेबल चेयर भी गिरवी रख सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये टेबल चेयर पड़े हैं, ये टेबल चेयर मैंने रामलाल के पास गिरवी रखे, 3 लाख रुपए के टेबल चेयर, और पैसा उधार ले लिया, जब चुका दूंगा। तो जरूरी नहीं कि गोल्ड ही रखा जाए, लेकिन ज्यादातर लोग क्या रखते हैं? गिरवी गोल्ड रखते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बेलमेंट का बेलर है वो प्लेज का प्लेजर है, और जो बेलमेंट का बेली है वो प्लेज का प्लेजी है। ठीक, याद रहेगा। अच्छा, प्लेज का पर्पस क्या है? बेलमेंट के कितने पर्पस? N। प्लेज का पर्पस सिर्फ एक, क्या? सिक्योरिटी। किस बात की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, और सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस या सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। ठीक है। तो प्लेजर को पॉनर भी बोलते हैं, और प्लेजी को पॉनी भी बोलते हैं। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है प्लेज के? प्लेज भी एक प्रकार का बेलमेंट ही है जिसमें गुड्स सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब हमेशा गुड्स ही रखे जाते हैं। जो गुड्स प्लेज किए जा रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। मेरे खेत में जो फसल उग जाएगी वो गिरवी रखता हूँ, उग जाएगी जबकि बात है। प्लेज हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स का होता है, फ्यूचर या कंटिंजेंट गुड्स का नहीं होता। और दूसरा, प्लेज में गुड्स की क्या जानी चाहिए? डिलीवरी जानी चाहिए। किससे? प्लेजर से प्लेजी के पास। गरीब आदमी कौन जो लोन ले रहा है? प्लेजर। और अमीर कौन जो लोन देके गुड्स गिरवी रख रहा है? प्लेजी। ठीक, अब वो डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, लेकिन डिलीवरी तो करना पड़ेगी। ठीक है। प्लेजर प्लेजी के क्या राइट्स हैं?
तो बोले सबसे पहले प्लेजी के राइट्स। प्लेजी का क्या राइट है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक गुड्स को रिटेन करके, या जब तक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होगा तब तक गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। बोलने की बात है क्या? बिल्कुल रख सकता है। इतना ही नहीं, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट याद करो, जनरल लीन कि मैंने 10,000 रुपए उधार लिए और सोने की अंगूठी गिरवी रखी, लेकिन उसने ऐसे एक्सप्रेसली बोल दिया है कि इसके बाद अगर और भी कुछ उधार लेके जाएगा तो मैं वो सारे भी जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक तेरी अंगूठी पे रिटेन करके रखूंगा। तो अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया हो तो आप सब्सिक्वेंट एडवांस या सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी गुड्स को क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। बोलो हाँ। लेकिन अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हो फिर, और फिर मैंने 10,000 रुपए की अंगूठी देके 10,000 रुपए उधार ले लिए, वो 15 दिन बाद उससे 5,000 और ले लिए, अब की बार अनसिक्योर्ड लोन, और फिर महीने भर बाद जाके मैंने 10,000 चुका दिए जो पहली बार में लिए थे, और अब मैं बोलूं कि वो अंगूठी वापस दे दे 10,000 के ट्रांजेक्शन वाली, तो क्या उसको अंगूठी देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी? देना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बात का जो लोन है 5,000 उसके लिए अंगूठी को रिटेन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस बात का एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था। जनरल लीन एक्सप्रेसली मिलता है, इम्प्लाइडली नहीं मिलता, और एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तो मिल जाएगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। आया? वही पॉनी ने अगर गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए हों, तेरी कार मेरे पास गिरवी थी और ऐसी हालत हो गई कार का टायर अपने आप ही बर्स्ट हो गया, तो कार का टायर मैंने लगवाया है, तो जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे बाद में पॉनी किससे रिकवर करेगा? पॉनर से, यानी कि प्लेजर से। और अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया हो पेमेंट करने में तो क्या करेगा पॉनी? या तो सूट फाइल करेगा या गुड्स बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन गुड्स बेचने के पहले नोटिस देना पड़ेगा। आया? रीजनेबल टाइम का नोटिस। अगर सूट फाइल करता है तो गुड्स बेच नहीं सकता, और अगर बेचता है तो सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन बेचने पे पैसा कम रिकवर हुआ हो तो बचे हुए अमाउंट के लिए सूट फाइल कर सकता है, और अगर ज्यादा रिकवर हुआ हो तो अपना पैसा रख के बचा हुआ पैसा ऑनर को लौटा देगा। ठीक है भैया? ऑनर का क्या राइट है? ऑनर को वो सारे राइट है जो बेलर को है, कि उसका कि पॉनी यानी कि प्लेजी इनकंसिस्टेंट यूज ना करे, यूज ही ना करे पहली बात तो, गुड्स एडवांस टाइटल सेटअप ना करे, मेरा टाइटल डिनाई ना करे, मैं जब पैसा लेके जाऊं तो मेरे को मेरे गुड्स लौटा दे, और कभी मैंने डिफॉल्ट भी कर दिया हो पेमेंट करने में, और अगर अभी उसने गुड्स नहीं बेचे हों और इतने में मेरे पास बाद में पैसा आ गया और मैं दे दूं बाद में ले जाके पैसा, तो लॉ बोलता है राइट टू रिडीम। अभी भी मैं अपने गुड्स क्या कर सकता हूँ? रिडीम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट किया और अभी वो सोच रहा है कि बेचूं की सूट फाइल करूं, बेचूं की सूट फाइल करूं, और इतने में मेरे पास डिफॉल्ट की ड्यू डेट के डिफॉल्ट के बाद फिर 15 दिन बाद पैसे आ जाएं, और मैं बोलूं कि ये ले 15 दिन का ब्याज, मूल अमाउंट, और जो मूल अमाउंट का ब्याज था ओरिजिनल ब्याज वो, और सब देके बोलूं कि अब मेरे को मेरे गुड्स रिडीम कर, तो वो अब गुड्स बेचेगा नहीं, उसको मेरे को रिडीम करने पड़ेंगे, यानी कि लौटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उसने बेचे नहीं हो तब तक मेरा राइट है कि मैं अपने गुड्स रिडीम करा सकता हूँ। राइट टू रिडीम। आया? अगला, पॉनी की ड्यूटीज क्या है और पॉनर की ड्यूटीज क्या है? वो ही है सेम टू सेम जो बेलर और बेली की थी। आप देख लो, सेम टू सेम। बिलमेंट ही तो है, प्लेज क्या है एक प्रकार का। देखो आप, गुड्स की केयर करनी है, अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है, जब भी परफॉर्मेंस पूरा हो जाए या डेट चुका दो तो आपको लौटाना है, फिर गुड्स के साथ अपने गुड्स को मिक्स नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो प्लेज के टर्म्स एंड कंडीशन से इनकंसिस्टेंट हो। ठीक? और अगर गुड्स में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, गाय गिरवी रखी थी, भगवान ने करे गाय कोई नहीं गिरवी रखे, लेकिन गाय ने बछड़ा दे दिया तो आपको एक्रीशन लौटाना पड़ेगा। अच्छा, पॉनर की क्या ड्यूटीज है? कि वो डेट चुकाए या प्रॉमिस परफॉर्म करे। ठीक? अगर गुड्स को इनकर प्रिजर्व करने में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए तो पॉनर की ड्यूटी है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का पैसा चुकाए। गुड्स में अगर फॉल्ट है, मैंने बैल गिरवी रखा और बैल लाल रंग देख के छिड़ जाता है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पहले ही बता दूं कि बैल में क्या डिफॉल्ट है। फिर अगर मेरा टाइटल खराब निकला, मैं चोरी का माल गिरवी रख के आया हूं, तो उस कारण से पॉनी को जो भी नुकसान होगा उसको कॉम्पेंसेट करूंगा। ठीक? और इतना ही नहीं, अगर पॉनी गुड्स को बेचता है और अगर कम पैसा आता है गुड्स बेचने पे, तो पॉनर की ड्यूटी है कि वो बच्चा डेफिसिट पे करे। सेम टू सेम, एक तरीके से एक आध पॉइंट इधर उधर बेलर बेली की ड्यूटीज जैसी हैं, सेम टू सेम पॉनर पॉनी की ड्यूटीज है। मैंने सोचा लगे हाथ डिस्कस कर लो, छोड़ने से तो कोई मतलब नहीं है। अब ये फिर मजे की बात आ गई, फिर देखना क्या जैसे नेमो डेट पॉड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन है कि नो वन कैन पास ए टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, क्या उसी तरह से
नो वन कैन प्लेज द गुड्स ऑफ विच इज नॉट द ओनर, ये जनरल रूल बनेगा। और जैसे उसके एक्सेप्शन है, वाइस प्रेसिडेंट ने पी के फुल मजे किए, याद आ रहा है, बनाया था अपन ने निमोनिक, वैसे इसके भी एक्सेप्शन है कि कभी कभी नॉन ओनर भी अगर प्लेज कर दे गुड्स का, ओनर ना होने के बावजूद भी प्लेज कर दे, तो वो प्लेज कैसा होगा, वैलिड प्लेज होगा। कब कब, पहला बहुत इजी, मर्केंटाइल एजेंट, इसको तो हमेशा ही राइट है गुड्स प्लेज करने का, बेचने का, सब कुछ। फिर वही पर्सन अंडर पोजीशन, पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं दुकानदार की कनपट्टी पे बंदूक अड़ा के लेके आया हूँ ज्वेलरी, तो आई एम अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वो गुड्स अगर मैंने किसी के पास गिरवी रख दिए हैं तो ये प्लेज वैलिड है, जिसके पास गिरवी रखे हैं उसको तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। इवन जो दुकानदार है ट्रू ओनर, वो अवॉइड भी करना चाहता है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो मैं लाया हूँ उसकी दुकान से, तो वो किसके पास जाएगा, प्लेजी के पास, कि भाई ये गुड्स मेरे, मेरे को दे, तो वो बोलेगा मेरे को पैसा दो, तो दुकानदार को उसको पैसे देके छुड़ाना पड़ेगा, ये वैलिड प्लेज है। बाद में वो जो पैसा दुकानदार को खर्चा हो गया मेरे कारण, वो मेरे से वसूल कर लेगा, वो बात की बात है, लेकिन ये प्लेज तो वैलिड प्लेज है, और वैलिड है इसीलिए वो पैसा लेके छुड़ा रहा है, ठीक। फिर प्लेज बाय पर्सन हुआ लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट मतलब मैं खुद ओनर नहीं हूं गुड्स का, मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है क्या, कि मेरे पास ये गुड्स किसी ने गिरवी रखे हैं और ये गुड्स मैं सब प्लेज कर रहा हूं। तो देखा जाए तो मैं ओनर हूं कि नॉन ओनर हूं, नॉन ओनर हूं, प्लेज ही हूं, ठीक। फिर भी ये वैलिड प्लेज अगर मैं सामने वाले से पूछ के कर रहा हूं तो, किससे, ट्रू ओनर से पूछ के कर रहा हूं तो। फिर प्लेज बाय को ओनर, को ओनर मींस जब दो लोग जॉइंट ओनर हो, तो एक, हर व्यक्ति जॉइंट है, पूरा ओनर नहीं है, एक तरीके से फुल ओनर नहीं है, यानी कि नॉन ओनर भी है थोड़ा सा, उसके बाद भी अगर वो प्लेज करता है, कब, जब गुड्स उसके पोजीशन में थे विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर, और फिर वो अगर गुड्स को प्लेज करता है तो ये वैलिड प्लेज है, बराबर। इवन इफ वो पूरा ओनर नहीं है लेकिन फिर भी ये वैलिड प्लेज है। और आखिरी, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन ऑफ गुड्स, अगर मैं गुड्स बेचने के बाद भी अगर सेलर पोजीशन में है, तो नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है लेकिन फिर भी गुड्स का पोजीशन उसके पास है, तो वो वैलिड प्लेज कर सकता है। ये तो हुआ एक। या अगर मैंने बायर को अभी सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल किया, एक्चुअल सेल नहीं किया है, सेलर तो मैं ही हूं और ओनरशिप भी मेरे पास है, एक्चुअल सेल नहीं हुई है, लेकिन बायर मेरे पास से गुड्स का पोजीशन ले गया है, और वो अगर किसी और के पास गिरवी रख दे, बायर इन पोजीशन ऑफ गुड्स विद सेलर्स कंसेंट, या सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स विद बायर्स कंसेंट, तो seller in possession of goods with buyer's consent even if the ownership has been transferred to buyer, and buyer in possession of goods with seller's consent even when the ownership has not been transferred to the buyer and the seller only is the owner, फिर भी इन दोनों के द्वारा किए गए जो प्लेज होंगे वो वैलिड प्लेज होंगे, सेम एज नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन। को रिलेट तो करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है वो सब कुछ सेम है, बस वहां जहां सेल लिखा था वहां पे प्लेज वर्ड आप सब्स्टिट्यूट कर दो। छोड़ने की बजाय मैंने कहा याद दिलाते हुए और बोलते हुए चलो ताकि आपको रिकॉल हो जाए। बोलो हाँ, परफेक्ट। और बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस तो आपको खुद से करना ही है, सारे डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्रेशर में आपको खुद से करना है। आइए अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी पढ़ते हैं, एजेंसी भी पढ़ते हैं, लगे हाथ, स्टार्ट तो करें। आज जितना हो जाएगा उतना आज करेंगे, बाकी कल भी करेंगे, जब तक चलेगा। आया, बहुत बढ़िया। छोटा टॉपिक है प्लेज, 10-15 मिनट का। ऑनलाइन बच्चों को आ रहा है समझ में अच्छे से बेटा? सुनो मेरी बात, चाहत, यश, माली, कृष्णा, यूट्यूब गेमर वगैरह जितने भी तुम लोग हो, स्माइल देते रहना जब जब समझ में आते जाए, ठीक है बेटा? चलो अब है कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट यूनिट। हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट अपना यहाँ पे आके? बस हो गया, और क्या, मजे करो अब जिंदगी के। चलो तो यूनिट 9, एजेंसी। एजेंसी किसको बोलते हैं? जहां पर दो लोगों के बीच में रिश्ता हो, किस प्रकार का, कि एक करे और दूसरा भरे, उसको बोलते हैं एजेंसी। ध्यान से सुनना, रामलाल ने श्यामलाल को अपना क्या अपॉइंट किया? एजेंट। रामलाल ने श्यामलाल को अपना एजेंट अपॉइंट किया, ठीक। और श्यामलाल जाके घनश्याम दास से माल खरीद के लाया, तो रामलाल और घनश्याम दास के बीच में प्रिविटी है या नहीं है? नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? श्यामलाल, क्योंकि खरीदने कौन गया माल? श्यामलाल। पर किसके बिहाफ पे गया? रामलाल के। तो क्या श्यामलाल घनश्याम दास और रामलाल के बीच में प्रिविटी क्रिएट कर पा रहा है? प्रिविटी ना होने के बावजूद भी क्रिएट कर पा रहा है, और करके खुद आ रहा है, लेकिन फिर भी लायबल किसको बना पा रहा है? रामलाल को। ये ट्रू टेस्ट है एजेंसी का, म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है।
ठीक, कि एक करे एक पार्टनर और भरे सारे, ये पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है। और मैं करूं और फिर भी तुझे लायबल बना पाऊं तो समझ जाओ ये एजेंसी का ट्रू टेस्ट है। When one person is in a position to hold another person liable towards third party, तो समझ जाओ वो वन पर्सन और वो जो पर्सन डूइंग द वर्क है उनके बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाएगा, एजेंसी। और वो पर्सन क्या क्रिएट कर पा रहा है, प्रिविटी क्रिएट कर पा रहा है, किसके बीच में, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में। तो जिस व्यक्ति ने, मेन व्यक्ति ने काम कराया वो कौन, प्रिंसिपल। जिसने काम किया वो कौन, एजेंट। और जिसके साथ जाके ट्रांजैक्शन किया वो कौन है, थर्ड पार्टी। एकदम आसान। अच्छा मजे की बात, एजेंसी के ट्रांजैक्शन में कौन लायबल नहीं होता है ऑनलाइन बच्चों, बताओ। एजेंसी के ट्रांजैक्शन में कौन लायबल नहीं होता है, एजेंट। करता है एजेंट, लेकिन एजेंट लायबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो तो एक जरिया है, माध्यम है। करवाने वाला कौन है, प्रिंसिपल। तो लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल। बात ही खत्म। बोलो हाँ। ठीक, अब मजे की बात, इसका मतलब जब एजेंट को लायबल होना ही नहीं है, जब एजेंट को लायबल होना ही नहीं है तो फिर एजेंट तो माइनर भी चलेगा और अनसाउंड माइंड का भी चलेगा। इसलिए एजेंसी में एजेंट का कॉन्ट्रेक्चुअली कॉम्पिटेंट होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल का जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल को बाद में क्या होना है, लायबल होना है। तो प्रिंसिपल में तो मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तीनों होना चाहिए। लेकिन एजेंट इंसॉल्वेंट हो तो भी चलेगा, माइनर हो तो भी चलेगा, और अनसाउंड माइंड का हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिमाग से पागल है, इडियट है, मूर्ख है, तो भी जाके सामान तो ले आएगा ना मेरे बिहाफ पे, लायबल में ही होना हो वैसे भी। तो एजेंट कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, पर प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन का कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल होना जरूरी है। और थर्ड पर्सन भी हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है, माइनर से भी लिया मेरे बिहाफ पे उधार तो भी मैं तो लायबल होऊंगा ना माइनर के खिलाफ। थर्ड पर्सन भी माइनर हुआ तो चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल का, वैसे भी एजेंसी दो लोगों का रिश्ता है, प्रिंसिपल एजेंट की बात करो आप, तो एजेंट कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल नहीं हो तो भी चलेगा, पर प्रिंसिपल का कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल होना जरूरी है। बोलो आया, बहुत बढ़िया। एजेंसी वर्ड पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंट मतलब वो व्यक्ति जिसको हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए, और प्रिंसिपल मतलब वो व्यक्ति जिसके लिए वो काम किया जाता है या जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल, और जिसको हमने एम्प्लॉय किया अपनी तरफ से काम करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एजेंट। एजेंसी का टेस्ट अभी पढ़ाया आपको, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लायबल बना सके, प्रिविटी क्रिएट कर सके थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में, समझ जाओ उनके बीच में एजेंसी है। और क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये लैटिन वर्ड पढ़ाया था आपको मैंने, ही हु इज एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। पार्टनरशिप के समय भी पढ़ाई थी लाइन क्लास में। अच्छा इतना ही नहीं, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट को एम्प्लॉय कौन कर सकता है, बोले कॉन्ट्रेक्चुअली केपेबल होना चाहिए। और हु मे बी एन एजेंट, बोले एजेंट बनने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। बहुत बढ़िया। क्या एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी है, फिर एक्सेप्शन सेक्शन 185, एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन जरूरी, ये नेमोडेट कोड नॉन हेबेट का एक्सेप्शन भी है। बोलो हाँ, एजेंसी में कंसिडरेशन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। पानी पीने तक की फुर्सत नहीं थी इतनी देर से, ऐसे मशगूल हो जाते हैं अपन। अब पिया इतनी देर बाद, आ रहा है बच्चा समझ में, स्माइली आना चाहिए। चलो हाँ, एजेंसी कितने तरीके से क्रिएट होती है, चलो भाई इसका एक छोटा सा चार्ट बना लें, ज्यादा मजा आएगा। तो देखो, अच्छा इसी से पढ़ाया, तो एक काम करो, सबसे पहला तरीका एजेंसी बनाने का एक्सप्रेस, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का तरीका है कि या तो आप ओरल बनाओ या राइटिंग में बनाओ। अगर मैं ओरली बोल दूं कि जय यश मेरे बिहाफ पे ये सामान खरीद के लिया निखिल की दुकान से, तो ये कौन सी एजेंसी है,
एक्सप्रेस ओरल, और मैं लिखित में भेजूं कि यश आज से तू मेरा एजेंट और निखिल की दुकान से या जहां से भी सामान लाना हो ले आया कर, मैं लायबल होऊंगा, तो ये भी एक्सप्रेस है, बस ये रिटर्न है। तो जो एक्सप्रेसली अथॉरिटी देके स्पोकन या रिटर्न वर्ड से दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एजेंसी। ठीक। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब जहां पर अपने आप सरकमस्टेंसेस से या पार्टीज की कंडक्ट से एजेंसी अपने आप क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी के ये प्रकार हैं, पहला एजेंसी बाय स्टॉपल, दूसरा एजेंसी बाय नेसेसिटी, तीसरा एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और चौथा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। एजेंसी बाय स्टॉपल ये सेम टू सेम पार्टनरशिप बाय स्टॉपल जैसा है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट बताता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को पहले व्यक्ति का एजेंट बताता है और वो पहला व्यक्ति वहां मौजूद है लेकिन फिर भी मना नहीं कर रहा है, तो फिर थर्ड पार्टी के सामने तो ये इंप्रेशन जा रहा है कि वो एजेंट है और उसको काम करने का अधिकार है, तो बाद में आप उस एजेंसी को डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज एजेंसी बाय स्टॉपल। अब वो अपने आप इम्प्लाइडली क्रिएट हो गई, सेम एज दैट। दूसरा एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब ऐसी इमरजेंसी जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एजेंट नहीं है, नहीं है एजेंट, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को लॉस से बचाने के लिए उसके बिहाफ पे उसने सारी लाइबिलिटीज इनकर कर ली है। जैसे मान लीजिए प्रणव का बेटा सड़क पे चोट खा के गिरा हुआ पड़ा है और मैं वहां से गुजरा, तो क्या प्रणव ने मुझे अपना एजेंट बना रखा है कि मेरे बिहाफ पे आप लाइबिलिटी क्रिएट कर लो और करके आ जाओ, मैं चुका दूंगा? नहीं, देयर इज नो एजेंसी। फिर भी कंडक्टर से अपने आप एजेंसी क्रिएट हो रही, क्यों? क्योंकि नेसेसिटी ऐसी है। अब बच्चा मान लो लहूलुहान पड़ा है, मैंने उठाया सड़क पे उसको, सड़क पे से पास में अस्पताल में लेके गया, अस्पताल में बच्चे के यहाँ पे आईडी कार्ड लगा था, उन्होंने पिता का नाम लिख लिया, पिता को पहचानते हैं, वो पैसे वाला आदमी प्रणव पारिक, और मैंने जो है इलाज करा दिया और मैंने कहा कि इसके पिताजी से पेमेंट ले लेना, और बच्चे को फिर ठीक करके एड्रेस लिखा था उसके कार्ड पे, घर पे छोड़ाया। प्रणव पारिक घर पे था, बोले मेरे बिहाफ पे तूने ट्रांजेक्शन कैसे कर लिया और मेरे नाम से लाइबिलिटी कैसे क्रिएट कर ली? मैंने तो तेरे को एक्सप्रेसली कभी अथॉरिटी दी नहीं थी कि मेरे बिहाफ पे कुछ करके आ जा। बोले सर मर जाता बच्चा पड़ा पड़ा सड़क पे, लोग तो जा रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो क्या प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए एजेंसी न भी हो तो भी एजेंसी अपने आप क्रिएट हो जाती है, एजेंसी बाय नेसेसिटी, इम्प्लाइड एजेंसी। बोलो आया समझ में? एकदम इजी। दो। तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वो एजेंसी जो लॉ नहीं बोल रखा है क्रिएट हो गई, कौन सी? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का इम्प्लाइड एजेंट होता है, बोलो तो भी ठीक, नहीं बोलो तो भी ठीक, लॉ में ही बोला है ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ऑपरेट कर रहा है कि पार्टनर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? इम्प्लाइड एजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया। फिर चौथा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। मेरे हिसाब से ना ये अलग ही पॉइंट रखो आप, इसको तीन प्रकार कर लो आप, तो एक तो एक्सप्रेसली क्रिएट होती है, दूसरी इम्प्लाइडली और तीसरी रेटिफिकेशन से। और इम्प्लाइडली के तीन भेद कर लो, नेसेसिटी, स्टॉपल और ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसको आप तीसरा अलग ही भेद मान लो, मेन बड़ा पॉइंट एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। चलो, रेटिफिकेशन मतलब जब एक व्यक्ति को मेरे बिहाफ पे एजेंट के तौर पे काम करने का अधिकार नहीं है, फिर भी मुझसे बिना पूछे वो क्या करके आ जाता है? काम करके आ जाता है, और काम करके आने के बाद मेरे को बताता है कि मैं तेरे बिहाफ पे काम कराया। ले बताओ, मेरे को बिना बताए मेरे से एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली अथॉरिटी लिए बगैर ही पहले काम कराया, फिर आके बता रहा है कि मैं आपके बिहाफ पे काम कराया हूं। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मना कर दूं या फिर रेटिफाई कर दूं। मना कर दूं तो कोई एजेंसी क्रिएट नहीं हुई है, तो पर्सनली लायबल है। लेकिन अगर मैं रेटिफाई कर दूं, रेटिफाई मींस कंसेंट दे दूं अपने की, चल ठीक है तेरी इस ट्रांजेक्शन को मेरी कंसेंट है, तो फिर मैंने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले ली है। एक्सप्रेस अथॉरिटी का एग्जैक्टली उल्टा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस अथॉरिटी में आप पहले अथॉरिटी देते हो, फिर वो काम करके आता है। रेटिफिकेशन में पहले वो काम करके आ जाता है, फिर आप बोलते हो चल ठीक है तेरे इस काम को मैं ऑथराइज करता हूँ, रेटिफाई करता हूँ। किए हुए काम को बाद में कंसेंट देना इज रेटिफिकेशन, और पहले कंसेंट देना कि जा कर ले और फिर काम होना, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। है क्या समझ में? लेकिन वो रेटिफिकेशन भी कैसा होना चाहिए? वैलिड। और वैलिड रेटिफिकेशन के रूल्स क्या हैं? पहला, रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड। मैं बिना कहे चुका दूं पैसा इम्प्लाइड, और बोल दूं कि चले मैं रेटिफाई करता हूं तो एक्सप्रेस। ठीक है। अगला, रेटिफिकेशन जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज भी कैसा होना चाहिए? पूरा पूरा। तूने आके बताया कि मैं आपके यहाँ पे 10,000 का माल लाया हूँ, मैंने कहा ठीक है रेटिफाइड, जबकि तो असल में लाया कितने का है? 15,000 का। तो मेरा जो नॉलेज है जिस चीज पे मैं रेटिफाई कर रहा हूँ वो सही है या मटेरियली डिफेक्टिव है?
मटेरियली डिफेक्टिव है, तो फिर ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं है। तीसरा, रेटिफिकेशन जब भी होगा पूरे ट्रांजेक्शन का होगा, पार्शियली रेटिफाई नहीं कर सकते हो कि आधा तो रेटिफाई करता हूं या आधा रेटिफाई नहीं करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। रेटिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता जैसे किसी थर्ड पार्टी को इंजुरी हो रही हो, तो मेरे बिहाफ पे किसी को मकान खाली करने का नोटिस दिया, मैं मकान मालिक हूं, मकान मैंने यश को किराए पे दे रखा है, मान लीजिए कि अभय आया और अभय ने कहा यश को कि तो मकान खाली कर दे, सौरभ सर ने भेजा है, जबकि मैंने अथॉराइज ही नहीं किया उसको। बाद में आके बताया था सर आपके बिहाफ पे मैंने उसको मकान खाली करने का बोल दिया, मैंने कहा ठीक है तेरे इस कृत्य को मैं रेटिफाई करता हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि इससे किसी थर्ड पार्टी के राइट को, मकान में रहने के राइट को इंजुरी हो रही है, और जिससे किसी को इंजुरी हो रही हो उस काम का रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है। वो काम तो पहले से ऑथोराइज हो तो ही कर सकता हूं मैं, कि मैं उसको बोलूं कि हाँ अब जा और अब नोटिस दे दे, ये तो हो सकता है, पर पहले से नोटिस दे आया और बाद में उसके उस नोटिस को मैं रेटिफाई कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। रेटिफिकेशन ऐसी किसी चीज का नहीं हो सकता जिससे किसी थर्ड पार्टी का राइट इंजोर हो रहा हो। आया अगला, रेटिफिकेशन जब भी होगा रीजनेबल टाइम में होगा, तो काम करके आया और 15 साल बाद रेटिफिकेशन करा रहे तो चलेगा नहीं। अगला, रेटिफिकेशन का सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, या तो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करो या इम्प्लाइडली कम्युनिकेट करो, हरकत ऐसी कर दो जिससे वो समझ जाए कि आप रेटिफाई कर रहे हो, या मुंह से बोल दो, वर्ड्स में बोल दो, लेकिन रेटिफिकेशन कम्युनिकेट होना चाहिए। और जिस चीज को आप रेटिफाई कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, नकली सिग्नेचर को थोड़ी आप रेटिफाई कर सकते हो, फोर्जरी को। आया समझ में? या कैपिटल में से डिविडेंड दे रहे हो, बोले हाँ ठीक है मैं रेटिफाई करता हूँ इस काम को, ये थोड़ी रेटिफाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल में से कभी डिविडेंड नहीं दिए जाते, प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं। बोलो हाँ। तो जो लीगल काम हो, वैलिड काम हो, उन्हीं को ना रेटिफाई किया जाएगा, इलीगल कामों को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। बोलो आया? चलो, क्या बात कर रहा हूं? एजेंट की अथॉरिटी कितनी है? बोले नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो एजेंट वो सब कुछ कर सकता है जो जो एजेंसी के बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए जरूरी है। मैंने कहा प्रणव जा पिज्जा, मैं दुकान मालिक तो मेरा एजेंट, मान लो तनीषा ने पिज्जा मंगाया है, तो मैंने प्रणव से क्या कहा कि जा तनीषा को ये पिज्जा डिलीवर करके आ। वो गया, ऑटो रिक्शा की या रैपिडो की, 60 रुपए रैपिडो के दिए, आते समय फिर 60 रुपए रैपिडो के दिए और दुकान पे वापस आ गया। और अब रैपिडो वाला मान लो मेरे से 120 रुपए मांग रहा है, उसने आने जाने का एक साथ बुक कर लिया था उसी व्यक्ति से। तो मैंने कहा यार तूने लाइबिलिटी कैसे इनकर कर ली? तो बोले सर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट को जो काम करने के लिए दिया गया है, उस काम को करने के लिए जो जो जरूरी काम होंगे वो सारे काम कर सकते हैं। आप ये थोड़ी बोल सकते कि मैंने तेरे को सिर्फ पिज्जा डिलीवर करने की अथॉरिटी दी थी, मेरे बिहाफ पे रैपिडो की लाइबिलिटी क्रिएट करने की थोड़ी दी थी। बोले हट, बोले मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ अब आपके एजेंसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, जो उस काम को करने के लिए जरूरी है, उस काम को ठीक से परफॉर्म करने के लिए जो जो जरूरी है वो सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आया? बहुत बढ़िया। अगला, इमरजेंसी में क्या क्या अथॉरिटी है? ये अभी पढ़ा था, एजेंसी बाय नेसेसिटी। इमरजेंसी में वो सब कुछ कर सकता है जो एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इन हिज ओन केस अगर खुद होता, खुद के लिए भी तो वही करता, वही मैंने तेरे लिए भी कर दिया। ठीक, काहे के लिए? टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉसेस। और कीवर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। कम्युनिकेशन पॉसिबल होता तो आपसे पूछ लेता क्या करूं, पूछ भी नहीं पा रहा था, स्थितियां ऐसी बन गई थी कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था आपसे, तो फिर मैं जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस के तौर पे वो सब कुछ कर दिया है। बोलो आया? आया ना? बोलो। ठीक, बस एजेंट ने बोनाफाइड एक्ट किया हो, कम्युनिकेशन की पोजीशन में नहीं था, गुड्स के पोजीशन में था वो उस समय जब उसने वो गुड्स बेचे या जो भी किया, और जो भी रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल कोर्स था, जो भी एक आम आदमी उस परिस्थिति में करता अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में खुद होता, वो सब कुछ एजेंट ने किया है। बोलो आया? बहुत बढ़िया। यहाँ पे तमांडू शब्द क्या है? ये तमांडू नहीं है, तमिलनाडु है। तमांडू कुछ तमांडू नहीं है, वो तमिलनाडु है।
चलो सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक साथ उठा ले, एक एक करके फटाफट से देखना। सब एजेंट किसको बोलते हैं? सब यानी एजेंट के अंडर एजेंट। तो ये प्रिंसिपल, इसके नीचे एजेंट, एजेंट ने प्रिंसिपल का काम किसी और को डेलीगेट कर दिया, उसको बोलते हैं सब एजेंट। अब जनरल रूल ये है, जनरल रूल कि डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। लेकिन दो एक्सेप्शन इसके, या तो यूसेज ऑफ ट्रेड, कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा हो, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, उसके अंदर एक को काम सौंपते हैं, फिर वो अपने अंडर काम सौंपता है और उसके अंडर काम नहीं, वहां पर बिना कहे ये प्रैक्टिस है कि आप काम को किसी और को सौंप सकते हो। ये हो गया एक। और दूसरा, जब एक्सप्रेसली प्रिंसिपल से पूछ लिया हो कि मैं सब एजेंट अपॉइंट कर लूं क्या, और उसने कंसेंट दे दिया, तो अगर बिजनेस प्रैक्टिस ही ऐसी हो तब तो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट प्रॉपर है। या पूछ के किया हो, प्रिंसिपल से पूछ के सब एजेंट अपॉइंट किया हो एजेंट ने, तो भी सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इज प्रॉपर। लेकिन अगर बिना पूछे कर दिया हो तो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इज इम्प्रॉपर। तो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट कितने तरीके से होता है? दो तरीके से, या तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब प्रॉपरली अगर अपॉइंट किया है आपने सब एजेंट, तो सब एजेंट के किए कार्यों के लिए, थर्ड पार्टी के साथ किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल विल बी लायबल, क्योंकि सब एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर अगर पूछ के कराए या लीगली कराए, प्रॉपरली कराए तो प्रिंसिपल। लेकिन सब एजेंट अगर कुछ गलत काम करके आए तो उस गलत काम के लिए कौन लायबल होगा? उस गलत काम के लिए उसका प्रिंसिपल यानी कि एजेंट लायबल होगा। ठीक। और अगर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो फिर उस केस में सब एजेंट के कार्यों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति भी उसका प्रिंसिपल यानी कि एजेंट लायबल होगा, और प्रिंसिपल के प्रति भी जो भी गड़बड़ करके आया है उसके प्रति भी कौन लायबल होगा? बीच का पार्टी एजेंट। यानी कि फिर किसका मरण हो जाता है, किसकी बारह बज जाती है? एजेंट की। अगर इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, बिना पूछे अपॉइंट कर लिया है, तो थर्ड पार्टी को जो नुकसान होगा वो भी ये भरेगा, तो प्रिंसिपल को जो नुकसान होगा उसके लिए भी ये लायबल है। ठीक। लेकिन अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा? तो थर्ड पार्टी के साथ जो भी लाइबिलिटी करके आया है वो कौन चुकाएगा? प्रिंसिपल। और अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ घोटाला गड़बड़ करके आया है तो फिर उस केस में इसका जो प्रिंसिपल है, सब एजेंट का प्रिंसिपल यानी कि जो एजेंट है, वो प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा। पर थर्ड पार्टी के प्रति तो हमेशा प्रिंसिपल ही लायबल होगा। आया ना? बोलो। जनरल रूल क्या है? सब एजेंट, अच्छा डेफिनेशन क्या है? सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड या अपॉइंटेड अंडर अ ओरिजिनल एजेंट। मतलब ओरिजिनल एजेंट जो है वो फर्दर डेलीगेशन कर रहे हैं, उसको जो काम सौंपा, वैसे जिसको डेलीगेशन किया है वो आगे डेलीगेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पूछ के करे तो कर सकता है, या फिर कस्टम ऑफ ट्रेड हो तो कर सकता है। बोलो हाँ। अच्छा और सुनो, मैं बोल सकता हूं कि ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये सब एजेंट है, तो ये P1 A1 है और यही व्यक्ति P2 A2 है। प्रिंसिपल 1 एजेंट 1 एक रिश्ता, प्रिंसिपल 2 एजेंट 2 दूसरा रिश्ता। तो जो A2 और P1 का रिश्ता है वो सब एजेंसी है। चलो फिड्यूशियरी कैरेक्टर का है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फिड्यूशियरी मतलब बेस्ड ऑन ट्रस्ट, विश्वास का, और मैंने तेरे पे विश्वास किया है तो तू करना यार, मेरे को किसी और पे होता तो मैं उसको नहीं देता, तेरे पे किया है तो तू कर, तू कैसे मुझसे बिना पूछे किसी और को डेलीगेट कर सकता है। इसीलिए जनरल रूल ये है कि आप फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। लेकिन कस्टम ऑफ ट्रेड हो, कस्टम ऑफ ट्रेड हो, इतना ही नहीं, एक और एक्सेप्शन है तीसरा। हाँ देखो, ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड यानी पहले से डिसाइडेड था, पहले से ओरिजिनली डिसाइडेड था टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में, जब एजेंट को अपॉइंट करने के टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए थे तभी डिसाइड कर लिया था कि सब एजेंट भी अपॉइंट कर सकते हो, मतलब पूछ के करा एक तरीके से, या फिर कस्टम ऑफ ट्रेड हो। एक तीसरा एक्सेप्शन और है, जब इमरजेंसी आ गई हो, और इमरजेंसी में तो आपको सब कुछ करने का अधिकार है ना, तो प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए इमरजेंसी में अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, घर में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, परिवार, कई बार ऐसा होता है कि एजेंट क्या कोई मरने वाला है, जीने वाला है, या तो बच्चा पैदा होने वाला है, वाइफ को लेबर पेन है, कोई मरने वाला है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी मतलब कोई बीमार है, XYZ कुछ भी है, तो वो मालिक का काम नहीं रुके इसलिए बिना पूछे भी अपॉइंट
कर देता है। तो अनफोर्सिन जो हमको पहले से नहीं पता थी, ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो भी आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो। आगे आगे समझ? ठीक। अब देखो, प्रॉपरली अपॉइंटेड हो तो क्या रूल लगेंगे और विदाउट अथॉरिटी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड हो तो क्या रूल लगेंगे, ये अभी पढ़ाया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले। कौन किसके प्रति लायबल होगा? अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल है, लेकिन सब एजेंट का जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, सब एजेंट का जो प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल एजेंट है, वो सब एजेंट के गलत कार्यों के लिए लायबल होगा। ठीक। और सब एजेंट प्रिंसिपल के प्रति कभी भी लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रिंसिपल के साथ कोई प्रिविटी नहीं है। वो जो भी घोटाले गड़बड़ करेगा उसके लिए किसके प्रति लायबल होगा? अपने प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल एजेंट के प्रति। लेकिन अगर बिना अथॉरिटी के इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया हो तो फिर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, agent is responsible towards principal also and towards third party also। ठीक। प्रिंसिपल इज नॉट आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, मॉड्यूल में भी गलत छपा था ये, है ना। और तीसरा, सब एजेंट तो प्रिंसिपल के प्रति वैसे भी कभी भी लायबल नहीं होता है। आया क्या? अगला क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मेरे हिसाब से कल के लेक्चर में अपना एजेंसी पूरा कर सकते हैं अपन, 10-11 पेज इकट्ठा 1-1.25 घंटा लेके, है ना। तो आज जो अपन ने थोड़ी देर कम पढ़ा है, 40-42 मिनट ही पढ़ पाएंगे आज, अपने पास टाइम कम है थोड़ा सा। तो आज अपन जो कल कम पढ़ पा रहे हैं, कल वो 1.25 घंटा लेके उसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे, है कि नहीं। कल एजेंसी कंप्लीट। तो कल यानी कि 22 तारीख को अपना एजेंसी कंप्लीट हो रहा है। तो अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट, इंडेमनिटी, गारंटी, बेल मिल, पेज, एजेंसी। अब क्या बच रहा है? अब अपना फर्स्ट पोर्शन। परफेक्ट। चलो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसको बोलते हैं? तो बोले सब्स्टिट्यूटेड एजेंट यानी कि वो एजेंट जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, उसके एजेंट को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह आ जाता है। रूल वही है ना। प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, ये सब एजेंसी है। प्रिंसिपल, एजेंट, एजेंट हटा उसकी जगह जो दूसरा आया सेम जगह, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट सुनना ध्यान से, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी कौन अपॉइंट करता है? एजेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन हमेशा प्रिंसिपल से पूछ के या पहले से अथॉरिटी लेके। ठीक। उसको सब एजेंसी नहीं बोलते। अब जैसे कि मैं इतना काम करके अब मैं जा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं कर सकता, तो क्या अपनी जगह दूसरे को अपॉइंट कर जाऊं? मेरे अंडर नहीं, मेरी जगह, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। या फिर आपने मेरे को काम सौंपा है, तो ये काम मैं जहां तक मैं कर सकता था वहां तक मैंने कर दिया, इसके आगे का मेरे को करना आता ही नहीं है, तो आगे का काम डेलीगेट नहीं कर रहा हूं, मेरी जगह आगे काम दूसरा कर देगा, ये ज्यादा एक्सपर्ट है इस काम में। जैसे कि मेरे को रामलाल जी ने बोला कि उनकी जो पुरानी तलवारें बेचनी है, तो बेचने के लिए ऑक्शन की पूरी तैयारी मैंने कर दी, जितना काम मैं कर सकता था। अब यहाँ स्टेज पे खड़े होकर जो बोलना चलना पड़ता है ऑक्शनियर का काम, वो मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैंने रामलाल जी के लिए एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, अपनी जगह मैं हट गया, अब मेरी जगह वो आ गया, बचा हुआ तलवार बेचने का काम वो कर लेगा ऑक्शन। तो मैंने एजेंट क्या कर दिया, अपनी जगह सब्स्टिट्यूट, बचा हुआ काम वो कर लेगा। और मजे की बात, फिर उसका काम जब हो जाएगा तो फिर वापस से जो मेरे काम है वो मैं कर दूंगा, फॉर्मेलिटीज करने के, तलवार डिलीवर करने के, पेमेंट लेने के, पेमेंट लेके रामलाल जी को पहुंचाने का। तो जितना पोर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूं उतने पोर्शन के लिए मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। सब एजेंट में क्या होता है कि आप अपने अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में एक एजेंट अपॉइंट करते हो, फर्दर डेलीगेट कर रहे हो। बोलो हाँ। सब्स्टिट्यूट में जितना आप कर पा रहे हो, बचे हुए के लिए अपनी जगह दूसरे को कर रहे हो, और वो जो दूसरा है वो उस समय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल प्रिंसिपल को। बीच में कोई कड़ी नहीं है, डायरेक्टली उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप हो जाती है। और उस केस में वो जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो कुछ भी करे तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा, और वो प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा, दोनों के बीच में प्रिविटी अपने आप क्रिएट हो रही है। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जब मैं अपॉइंट करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी रखने वाले व्यक्ति को अपॉइंट करूं, और अपने जैसे या अपने से बेटर व्यक्ति को अपॉइंट करो, अपने से हल्के व्यक्ति को अपॉइंट न करो, ताकि वो प्रिंसिपल को नुकसान न कर दे। बोलो हाँ। और अगर कर देता है तो फिर मैं लायबल रहूंगा प्रिंसिपल के प्रति, अगर गलत व्यक्ति अपॉइंट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। पर सब्स्टिट्यूटेड और सब में अंतर है।
प्रिंसिपल ही कर ले तो फिर वो तो नई एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। मैं अपॉइंट करके जाऊं तभी तो सब्स्टिट्यूट है। मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है तू जा, मैं देखता हूं। और फिर प्रिंसिपल नया ही एजेंट अपॉइंट करे तो उसने नई एजेंसी क्रिएट की, फिर वहां सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगा ही कहां। मेरा काम आधा अधूरा मैं छोड़ के जाऊं या मैं नहीं कर पा रहा हूं और मेरा बचा हुआ कोई पूरा करे तो वो सब्स्टिट्यूट है। मैं पूरा ही हट जाऊं उसके बाद प्रिंसिपल नए सिरे से किसी व्यक्ति को उतना पोर्शन सौंपे तो उसको सब्स्टिट्यूटेड थोड़ी बोलेंगे। वो तो ये सोचेगा मेरी फ्रेश एजेंसी जिसमें मेरे को इतना काम मिला है आया, उसको सब्स्टिट्यूटेड नहीं बोलते। जब एजेंट ही नाम देके जाए, एजेंट ही नेम करे कि मेरी जगह बचा हुआ काम ये करेगा या इतना काम ये करेगा फिर वापस मैं कर दूंगा, तो जो उतने पोर्शन के लिए मैंने अपने आप को सब्स्टिट्यूट किया उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। क्रिकेट में भी तो सब्स्टिट्यूट आता है, कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए तो या 200-300 रन बना दिए हैं तो 15-20 ओवर फील्डिंग करने नहीं आएगा, बोलो हाँ, तब तक सब्स्टिट्यूट आएगा। फिर जब वो वापस से रीग्रूम हो जाएगा तो वापस फिर से खुद फील्डिंग करने आ जाएगा, वही तो सब्स्टिट्यूशन है, बोलो हाँ, सेम सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सब्स्टिट्यूट एजेंट भी पूरा हुआ, सब कुछ बोल दिया मैंने यहाँ पे इसके बारे में, बोलो हाँ ठीक। अब है डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सारे डिफरेंस बिटवीन आपको सब खुद से करना है। तो यहां आकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का आज स्टार्ट हुआ, प्लेज पूरा हो गया था हमारा, एजेंसी स्टार्ट हो गया। अगली मुलाकात आप लोगों से होती है कल, तब तक के लिए बाय बाय।